नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गुजरानिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्निंग विद नटराज में। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की। इसमें हम सीखेंगे आज फॉर्मेशन ऑफ स्कीमा यानी स्कीमा का निर्माण। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। यहाँ पर हम केवल संज्ञानात्मक विकास का स्वरूप देखेंगे कि किस तरह जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के स्वरूप को बताया है। तो यहाँ हम फॉर्मेशन ऑफ स्कीमा की ही बात मुख्यतः करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को दिया था। जीन पियाजे जो कि 1896 से 1980 तक जिए, ये स्विट्ज़रलैंड के एक चिकित्सक थे और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों के विचारों की भाषा। और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो अपने बच्चों पर किए। 2 पुत्रियां थी, ल्यूसिन और जैकलिन, और एक पुत्र था लॉरेंट। उन पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। पियाजे ने बताया कि सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब वह बालकों की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। यह बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। तो जीन पियाजे ने ही मुख्य रूप से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्वरूप को बताया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्वरूप को बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पियाजे है उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है स्कीमा पर, स्कीमा के फॉर्मेशन पर। और ये जो स्कीमा है यह 2 प्रक्रियाओं के द्वारा परिवर्तित होता है, बदला जाता है। पहली जो प्रवृत्ति है वो है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, और दूसरी है व्यवस्थापन यानी ऑर्गेनाइजेशन। जो अनुकूलन की प्रक्रिया है यह भी 2 रूपों में घटती है, यानी आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, और दूसरी समायोजन यानी एकोमोडेशन। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कीमा क्या है। जीन पियाजे के जब क्वेश्चंस बनते हैं तो स्कीमा का क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है और बच्चे कई बार भ्रमित रहते हैं कि स्कीमा क्या है। तो हम जान लेते हैं कि स्कीमा क्या है। ऐसी मानसिक संरचना जिसका कि सामान्यीकरण किया जा सके। संसार में जब भी हम किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका एक मानसिक चित्र अपने दिमाग में बना लेते हैं उसकी विशेषताओं के आधार पर। वस्तु का, व्यक्ति का, घटना का वह मानसिक चित्र, वह मानसिक स्ट्रक्चर ही स्कीमा कहलाता है। जीन पियाजे तो जो थे वो निर्मितवादी विचारक थे, निर्मितवाद को मानने वाले थे। और समस्त निर्मितवादी इस बात पर मानते हैं कि ज्ञान का अस्तित्व व्यक्ति के बाहर नहीं हो सकता। ज्ञान व्यक्ति के भीतर ही भीतर, मन ही मन संरचित होता है यानी निर्मित होता है। चूँकि इनका मानना था कि व्यक्ति एकल रूप से संज्ञानात्मक विकास करता है, इसीलिए इनके संज्ञानात्मक विकास को एकल संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक निर्मितवाद की संज्ञा दी गई है। तो आगे हम आज इसी चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह स्कीमा व्यक्ति के अंदर कैसे डेवलप होता है। तो हम समझ गए हैं कि व्यक्ति जो भी मानसिक संरचना बनाता है वह अनुकूलन और व्यवस्थापन के द्वारा तय होती है। आइए अब जान लेते हैं कि अनुकूलन क्या है और व्यवस्थापन क्या है। देखिए, अनुकूलन क्या होता है कि जब बालक जन्म लेता है तो वह अपने वातावरण के साथ समंजन बिठाने लगता है, और यह समंजन की जो क्षमता है उसकी वह जन्मजात होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। यानी जब बालक या जीव बाह्य वातावरण के साथ अपना समंजन बिठाने का प्रयास करता है तो यह प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। यह अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं हैं। पहला आत्मसातीकरण
यानी एसिमिलेशन और दूसरा है समायोजन यानी एडेप्टेशन। देखिए, तो अनुकूलन के अंतर्गत ही इन दोनों प्रक्रियाओं से काम लिया जाता है। जबकि व्यवस्थापन क्या है? व्यवस्थापन की प्रक्रिया परिवेश के साथ सीधे संपर्क से हटकर आंतरिक रूप से घटती है। इसके मायने ये हुए कि जहाँ अनुकूलन की प्रक्रिया बाह्य रूप में घटित होती है, वहीं व्यवस्थापन की प्रक्रिया डायरेक्ट बाह्य रूप से घटित न होकर आंतरिक रूप से घटती है। यानी जिन स्कीमा को हम अनुकूलन के माध्यम से यानी आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बनाते हैं, वो स्कीमा हमारे दिमाग के अंदर अंतर संबंधित होकर एक संज्ञानात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जब हम एक स्कीमा को दूसरे स्कीमा से जोड़कर पुनः व्यवस्थित करते हैं ताकि वह संज्ञानात्मक तंत्र का हिस्सा बन सके, तो यह प्रक्रिया व्यवस्थापन कहलाती है। तो ज़्यादा डीप में न जाएं तो हम बिल्कुल सहज रूप से समझ सकते हैं कि अनुकूलन जहां बाह्य रूप से घटित होने वाली क्रिया है, वहीं व्यवस्थापन आंतरिक रूप से घटित होने वाली क्रिया है। यानी अनुकूलन बाह्य रूप से होता है और व्यवस्थापन आंतरिक रूप से। अनुकूलन में स्कीमा का निर्माण होता है, स्कीमा में परिवर्तन होता है, और व्यवस्थापन में वे स्कीमा जुड़कर एक संज्ञानात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आइए समझते हैं कि व्यक्ति किस तरह अनुकूलन करता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि साम्य धारण की अवधारणा क्या है, इक्विलिब्रियम की अवधारणा क्या है। देखिए कि जब बालक इस समाज में, इस संसार में होता है, तो उसकी जो मानसिक संरचना होती है, जिसको कि हम स्कीमा कह रहे हैं, और जो बाह्य वातावरण है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। मान लीजिए दरवाजे पर एक गाय आती है और बच्चा जानता है कि यह गाय है, तो गाय और स्वयं के बीच में एक संतुलन बना हुआ है। इसे साम्य धारण कहा जाता है। लेकिन जब मान लीजिए बकरी आ जाती है और बच्चे ने पहले से बकरी देखी हुई नहीं है, ऐसे में उसका जो मानसिक संरचना है, उसकी अवस्थिति, उसकी स्थिति बदल जाती है और वह संज्ञानात्मक असंतुलन में चला जाता है। उसके दिमाग में प्रश्न उठता है कि आखिर ये क्या है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब देखिए, जो बालक पहले संज्ञानात्मक संतुलन की स्थिति में था, अब वह संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में आ गया है। अब वह संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में तो रह नहीं सकता, इसीलिए वो क्या करेगा, अपनी बुक में बकरी से संबंधित पिक्चर देखेगा, मोबाइल में वीडियो देख सकता है, अपने माता पिता, परिवारजन, अभिभावक, अन्य व्यक्तियों से वह बकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और जब उसे यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो बकरी के संदर्भ में जो संज्ञानात्मक असंतुलन उसके दिमाग में है, वह संज्ञानात्मक संतुलन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार संज्ञानात्मक असंतुलन से संज्ञानात्मक संतुलन में आने की क्रिया को साम्य धारण यानी इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इसके मायने क्या हो गए, इसके मतलब क्या हुआ कि जब भी हम संसार में किसी समस्या को फेस करते हैं या जब भी हमारा सामना किसी समस्या से होता है, तो हमें साम्य धारण की प्रक्रिया से गुजरना होता है, इक्विलिब्रियम की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जब भी हम किसी नए तथ्य के संपर्क में आते हैं। अब देखिए किस तरह यह आत्मसातीकरण और समायोजन कार्य करता है। इस स्लाइड में आप देखें कि बच्चे के दिमाग में, बच्चा एक, यहाँ पर एक माता है जो बच्चे को एक बुक पढ़ा रही है। बच्चा चित्रों की एक पुस्तक देख रहा है और उसमें डॉग के बारे में, कुत्ते के बारे में अपनी समझ विकसित करता है कि कुत्ता क्या होता है। देखिए, माता उसे बता रही है कि ये देखो बच्चे, इसे कहते हैं डॉग। और बच्चा जब उस पुस्तक में उस डॉग को, कुत्ते को देखता है, तो उस कुत्ते की कई विशेषताएं पर वह नोटिस करता है। अब देखिए, यहाँ पर बच्चा पहली बार अपनी किताब में कुत्ते को देखता है और अपने दिमाग में उसका एक फुटेज, उसकी एक इमेज बना लेता है।
यहाँ यह चीज़ कहलाएगी स्कीमा का निर्माण। कहीं ना कहीं उसके मन में एक मानसिक चित्र, एक मानसिक रूप डॉग का बन रहा है। बालक सबसे पहले इक्विलिब्रियम महसूस करेगा, संज्ञानात्मक असंतुलन महसूस करेगा, और फिर डॉग का स्कीमा अपने अंदर बनाने लगता है। किन किन बातों पर गौर करेगा? उसने डॉग की 2 आँखें देखी तो समझ गया कि 2 आँखें होती है। डॉग के 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है, और 2 कान, 2 आँखें, 4 पैर, पूँछ जैसी विशेषताओं को जोड़कर उसने अपने दिमाग में डॉग का एक चित्र बना लिया है, एक स्कीमा बना ली है, एक मानसिक संरचना बना ली है डॉग की। अब उसके दिमाग में यह स्कीमा पूर्व निर्मित स्कीमा कहलाएगा, यानी उसने इस स्कीमा का निर्माण अपने दिमाग में कर लिया है। अब देखिए यह प्रक्रिया किस तरह से घटित होगी। अब हम देखेंगे आत्मसातीकरण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। देखिए वही बच्चा अब पार्क में गया है और पार्क में उसने एक दूसरा कुत्ता देखा है यहाँ पर, और जब उस डॉग को वह बच्चा देखता है तो वह पाता है कि यह किताब जैसा तो नहीं है, इसमें तो कुछ अलग भी है। जैसे ही वो कुत्ता भौं भौं करता है, बच्चा पहली बार, अब चित्र में तो उसने आवाज़ सुनी नहीं थी, यहाँ पर उसने उसकी भौं भौं भौंकने की आवाज़ भी सुनी, तो पहली बार कुत्ते की आवाज़ उसने सुनी। इसी तरह वो देखता है कि किताब वाले कुत्ते के इतने लंबे बाल नहीं थे जितने लंबे बाल इस कुत्ते के हैं, और वह कुत्ता उसके पैरों को आकर चाटने लग जाता है। तो यहाँ पर बालक को कुत्ते के संबंध में कई अन्य बातें भी पता लगती हैं जो उसे पहले से पता नहीं थी। तो यहाँ 2 तरह के ज्ञान हो गए, एक उसका जो पूर्व ज्ञान था जो पहले से था, और दूसरा नवीन ज्ञान जो अभी अभी गार्डन में उस कुत्ते को देखकर उसने प्राप्त किया है। क्या था उसका पूर्व ज्ञान? 2 कान, 2 आँखें, 4 पैर, 1 पूँछ। चूँकि ये तो उसने अपनी पिक्चर बुक में देख रखा है, इसीलिए इसका उसे पूर्व ज्ञान था। लेकिन जो नवीन ज्ञान है, कुत्ते का भौंकना, उसका पैरों को चाटना और उसका बालदार होना, ये सब नवीन ज्ञान बच्चे ने यहाँ पर देखा है। इस तरह जब बालक अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ लेता है, ध्यान दीजिएगा बात पर कि जब बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ लेता है और उन्हें आपस में एक दूसरे से मिला देता है, यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड में, यह पूर्व ज्ञान है, ये नवीन ज्ञान है, और इन दोनों को जोड़कर आपस में मिला दिया गया है यहाँ पर। अब कुत्ते की जो स्कीमा है वो एसिमिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा बड़ी हो गई है। अब यहाँ पर कुत्ते की स्कीमा के अंतर्गत 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, वो भौंकता है, चाटता है, बालदार है, और इस तरह बच्चा कुत्ते को और अच्छी तरह समझने लगता है। तो अगर कोई पूछे कि आत्मसातीकरण क्या है, तो हम कहेंगे कि जब बालक अपनी पूर्व जानकारी या पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान या नवीन जानकारी को मिलाकर अपने स्कीमा को परिवर्तित करता है, तो इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहा जाता है। इसमें पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से मिलन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब वर्तमान समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान से सहायता मिलती है तो यह प्रक्रिया आत्मसातीकरण कही जाती है। अब देखते हैं कि एकोमोडेशन क्या है, समायोजन की प्रक्रिया क्या है। अब वही जो बच्चा है जो दोबारा पार्क में जाता है, उसे वहाँ पर कुत्ते की जगह बिल्ली दिखाई देती है और वह उस बिल्ली को भी कुत्ता समझने लगता है। वो सोचता है कि ये भी कुत्ता है, लेकिन वह देखता है कि वह बिल्ली तो झट से पेड़ पर चढ़ जाती है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं बिल्ली पेड़ पर चढ़ रही है, तो वह बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है और
चढ़ते हुए वह म्याऊं म्याऊं करती है। अब यहाँ पर बच्चा सोचता है कि कुत्ता तो पेड़ पे नहीं चढ़ता और कुत्ता म्याऊं म्याऊं भी नहीं करता, वो तो भौं भौं करता है। इसका मतलब है कि मेरे पूर्व ज्ञान में जो कुत्ता है वो ये नहीं है। तो जब बालक बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखता है और म्याऊं म्याऊं सुनता है तो वह समझ जाता है कि यह कुत्ता नहीं है। अब दोबारा उसके लिए यह जो परेशानी का सबब बनता है, समस्या बनती है कि अगर ये कुत्ता नहीं है तो फिर ये क्या है। देखते हैं इसे हम। देखिए, कुत्ते का स्कीमा उसके अंदर पहले से है, 4 पैर, 2 आँखें, 2 कान, पूंछ, भौंकना, चाटना, बालदार। अब वो वही स्कीमा बिल्ली के ऊपर लगा रहा है। देखिए, 4 पैर बिल्ली के भी हैं, बिल्कुल सही। 2 आँखें बिल्ली के भी है, 2 कान बिल्ली के भी है, पूंछ ये भी बिल्ली में मिलता है, भौंकना अब ये एक ऐसी चीज है जो बिल्ली पर लागू नहीं होती है। चाटना और बालदार भी अगर बिल्ली में मान ले तो भौंकना जो चीज़ है वो बिल्ली में शामिल नहीं है। मतलब यह तय रहा कि यह जानवर बिल्ली नहीं है। और डिसइक्विलिब्रियम में क्या आया, एक तो म्याऊं म्याऊं और एक पेड़ पे चढ़ना, क्योंकि ये 2 नई बातें हैं जिन्होंने तय करवा दिया है कि वह कुत्ता नहीं है। अब बालक जब पूर्व ज्ञान से सहायता नहीं मिलती है, किसी नवीन ज्ञान को समझने में जब बालक का पूर्व ज्ञान फेल हो जाता है, बालक उस पूर्व ज्ञान से कोई सहायता नहीं पाता है, यानी जब बालक उस जानवर का डॉग के साथ आत्मसातीकरण नहीं कर पाता है, तब उसे ज़रूरत बनती है कि वह एक नई मानसिक संरचना का निर्माण करे उस जानवर के लिए। और बच्चा जब डॉग के साथ आत्मसात नहीं कर पाया तो उसने एक नई मानसिक संरचना बना ली बिल्ली के नाम से, और इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। इसका मतलब ये रहा कि जब वर्तमान समस्या के समाधान या वर्तमान ज्ञान की प्राप्ति में पूर्व ज्ञान से सहायता नहीं मिलती तो हम नई मानसिक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार नवीन मानसिक संरचना का बनाया जाना ही समायोजन या एकोमोडेशन कहलाता है। दोनों में अंतर देख लेते हैं। आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से मिला देना है, यानी इसमें वर्तमान समस्या समाधान में पूर्व ज्ञान से मदद मिलती है, जबकि समायोजन में वर्तमान समस्या समाधान में पूर्व ज्ञान से मदद नहीं मिलती है। यानी आत्मसातीकरण करने के लिए पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान की सहायता करता है, वहीं समायोजन की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता। यानी आत्मसातीकरण में हम पूर्व स्कीमा में नए विशेषताओं को जोड़ते हैं, वहीं समायोजन के अंतर्गत हम पूर्णतः नई विशेषताओं के आधार पर एक नवीन मानसिक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इन दोनों के द्वारा, आत्मसातीकरण और समायोजन के द्वारा, हम स्कीमा का निर्माण करते हैं या पूर्व स्कीमा में परिवर्तन करते हैं। तो ये थी दोस्तों स्कीमा का निर्माण किस तरह से होता है, आत्मसातीकरण, समायोजन और व्यवस्थापन, किस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट काम करते हैं। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे पियाजे के और जो टर्म्स हैं, जैसे संरक्षण के बारे में, पलटावी गुण के बारे में, मूर्त और अमूर्त के बारे में, तथा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लर्निंग विद नटराज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। Thank you very much.